सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 25 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बीच एक खबर कोप 29 से आती है। लगभग सारे ही देशों ने कोप 29 के जो नियम विकासशील देशों के ऊपर लगाए गए थे उनका विरोध करते हुए कहा है कि जब तक विकसित देश डेवलप्ड नेशंस अपनी जिम्मेदारी तय तय नहीं करेंगे तब तक छोटे देश क्यों भुगतते रहें ऐसे समझौतों को। तो फिलहाल भारत ने भी और कई विशेषकर जितने भी आपके कोस्टल राज्य हैं, राष्ट्र हैं, कोस्टल नेशंस हैं, आइलैंड नेशंस हैं, सब ने विरोध करा है। भारत ने अकेले नहीं करा है, सब ने विरोध करा है। कोप 29 ये असल में इतना कामयाब नहीं रहा अब की बार। एक तो ना कोई बड़े देशों के लीडर्स यहाँ पे आए, ठीक है, और जिन बातों पे समझौते हुए कि डेवलप्ड नेशंस जैसे लॉस्ट एंड डैमेज फंड, क्लाइमेट चेंज में नुकसान पहुंचा है, इन सब के बारे में जो बात करी गई थी कोप 28 में यूएई में, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। तो फिलहाल कोस्टल नेशंस, आइलैंड नेशंस, विकासशील देश, सब ने इसका विरोध करा है। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर, और आज के संपादकीय शुरू करेंगे कल्पमेधा से। मनुष्य द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार उसे ताकत देता है और दूसरों को उसी तरह से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। प्लाटो साहब ने ये शब्द कहे। आज का प्रथम लेख है राजनीतिक विमर्श में पर्यावरण की जगह। ये लेख लिखा है अभिषेक कुमार सिंह साहब द्वारा। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रही है। खांसते हाफते नागरिकों को रस्मी तौर पर राहत देने के लिए सरकार ने कुछ पाबंदियां लागू कर दी हैं, जैसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का चौथा चरण वाला प्रतिबंध पिछले दिनों लगाया गया। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर उनकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार, दिल्ली और नगर निगम के दफ्तरों के समय में थोड़ी तब्दीली की गई है। देखिए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है, ये कुछ नियम है इसके अंदर कि जब आपकी ए क्वालिटी इंडेक्स में लेवल 400 प्लस पार चला जाता है तो कौन से मेजर्स को अपनाया जाए कि कम से कम इसका नुकसान हो नागरिकों को। तो ऑफिस टाइमिंग चेंज कर देना, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा पोल्यूशन होता है, स्कूल्स को क्लोज़ कर देना, उनको ऑनलाइन शिफ्ट कर देना वगैरह वगैरह, ये सारी पाबंदियाँ और सरकारों के दृढ़ निश्चय अंदर से खोखले हैं। मौसम बदलने के साथ प्रदूषण में नरमी आते ही ये सारी प्रतिज्ञाएं और प्रतिबंध हवा हो जाते हैं। हाल में छठ पर्व के दौरान हर साल की तरह झाग में लिपटी हुई यमुना नदी की तस्वीरें छाई रहीं। सोशल मीडिया पर हज़ारों लोगों ने तस्वीरें देखकर चिंता जताई कि आखिर यमुना कब साफ़ होगी, कब उसका जल आचमन लायक होगा। उधर छठ से पहले ही अदालत ने चेता दिया था कि यमुना की हालत ऐसी नहीं है कि उसमें उतर कर पूजा की जाए या उसमें डुबकी लगाई जाए। बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुकी यमुना। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसका उदाहरण भी दिया कि एक व्यक्ति ने हाल ही में यमुना डुबकी लगाई थी और उन्हें 2 दिन अस्पताल में संघ चिकित्सा कक्ष में बिताने पड़े। सवाल है कि प्रदूषण को की मार झेलती जनता का दुख दर्द देखकर सरकारें, अदालतें और तमाम संगठन प्रयास करते दिख रहे हैं, लेकिन बात चाहे पानी की हो या हवा की या ज़मीन की, उनसे जुड़े प्रदूषण घटना की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब घटने की जगह ये बढ़ते ही जा रहे हैं, जितने आपके प्रदूषण हमारे पर्यावरण को मानव द्वारा बढ़ने का कारण ना तो कम हो रहा है और ना प्रयास उस तरफ दिख रहे हैं। असल में इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहली मुख्य वजह यह है कि पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा हमारी राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। यह मसला राजनीतिक परिस्थिति से पूरी तरह गायब ही है। जाति, धर्म और कथित विकास के नाम पर राजनीति करने वाले दल पर्यावरण की सार संभाल और प्रदूषण की रोकथाम के मुद्दे को की ना तो कोई चर्चा करते हैं और ना ही
इनसे जुड़े वादों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, राष्ट्रीय दलों की ओर शायद ही कोई ऐसा आश्वासन या वादा सामने आया हो जिसमें प्रदूषण खत्म करने और नागरिकों को साफ हवा पानी देने की बात कही गई हो। देखिए, सर में पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है पार्टीज का, ठीक है। इसीलिए इस पर कुछ आज तक ध्यान दिया नहीं गया है। उल्टा राजनीति और हो जाती है, विशेषकर दिल्ली को भुगतना पड़ता है राजनीति का। कोई नेता या उसका दल या ये ऐलान करते दिखाई नहीं देता है कि अगर वो सत्ता में आए तो जल संकट, प्रदूषण और कचरे की बढ़ती समस्या में कैसे निजात दिलाएंगे, साफ हवा पानी का बंदोबस्त कैसे करेंगे। अब इसके पीछे पर्यटक स्थल दार्जिलिंग की बिगड़ती आबोहवा थी, सॉरी यहाँ से करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ दलों ने पर्यावरण संतुलन कायम करने की मांग को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। इसके पीछे पर्यटक स्थल दार्जिलिंग की बिगड़ती आबोहवा थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दार्जिलिंग और नज़दीकी जगहों पर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ ने प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है, जिससे स्थानीय लोग परेशानी महसूस करने लगे हैं। पर्यटकों की ज़रूरत के अनुरूप रिहायशी के इलाकों, होटलों और आवागमन के लिए सड़कों के निर्माण में इलाकों की हरियाली और जंगलों के को लील लिया है। असल में साथियों, दार्जिलिंग का जिस तरीके से पर्यावरण टूरिज़्म बढ़ा है, तो वहाँ पे कई कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, रोड बन गई हैं, जंगल काट दिए हैं, वन कुछ हद तक काट दिए हैं और शहरीकरण के रूप में थोड़ा सा बढ़ गया है। अब इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे प्रदूषण भी बढ़ रहा है, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, कचरा हो या अन्य प्रकार का वेस्ट हो, होटल से जो निकलता है, कार का पॉल्यूशन हो, गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं वहाँ पे इत्यादि। इसलिए वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी ने मुद्दा उठाया था, वरना तो वो भी उठाने के लिए कभी नहीं उठाती, क्योंकि इसका असर घूम फिर के दार्जिलिंग के पर्यावरण पर पड़ेगा और अगर दार्जिलिंग का पर्यावरण बिगड़ जाएगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था अपने आप बिगड़ जाएगी। यही चीज़ हर किसी को समझनी चाहिए कि यहाँ पे पर्यावरण सबके लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक पटल पर पर्यावरण की आवाज़ को मुखर करने के पीछे लद्दाख क्षेत्र में प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता सोना वांगचुक का आंदोलन भी है। उन्होंने बिगड़ते पर्यावरण का हवाला देकर लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के साथ इसी साल 21 दिन तक भूख हड़ताल की थी। उनका मत है कि वह छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग कर इस इलाके के पर्यावरण को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख में भी बहुत प्रयास करे जा रहे हैं। सवाल है कि क्या पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का कोई राजनीतिक महत्व नहीं होता? क्या इन विषयों और मुद्दों की वैसी अहमियत नहीं है जो असल में नागरिकों की ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव ला सके? इसे स्पष्ट है कि हमारे देश में पर्यावरण की चुनौतियां और उनसे संबंधित माहौल को राजनीतिक विमर्श का विषय नहीं माना जाता है। ये ज़रूर है कि तरुण दल वैज्ञानिक उपलब्धियों को अपने चुनावी अभियानों का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन वे ना तो भावी वैज्ञानिक कार्यक्रमों या पर्यावरण सुधारों की योजनाओं का ठोस खाका अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करते हैं और ना ही कोई उनसे इन कार्यों से जुड़ी लागत और पर्यावरण प्रभावों की जानकारी मांगता है। हालांकि यह एक समस्या पर्यावरण संबंधी जागरूकता की कमी का भी है। पर्यावरण वैज्ञानिक हमारी देश की वैज्ञानिक उपलब्धियां ये सिर्फ भाषणों तक सीमित होती हैं, दुखद है। अगला लेख है शोषण का पाठ। विद्यालयों को शिक्षा का मंदिर माना जाता है, वहाँ शिक्षकों पर विद्यार्थियों को भविष्य संवारने का दायित्व है। दुखद है कि अभिभावक जिन विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने और भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए भेजते हैं, वहाँ कई बार खुद शिक्षक ही उन्हें अनुचित तरीके से काम कराते हैं। ऐसी हरकतों से शिक्षा व्यवस्था पर तो सवाल ये निशान लगता ही है, साथ ही विद्यालयों में छोटे बच्चों के साथ व्यवहार को लेकर भी सवाल उठते हैं। सहारनपुर में एक प्राथमिक विद्यालय का वीडियो सुर्खियों में आया, जिसमें कुछ बच्चे स्कूल परिसर में और शिक्षकों की मौजूदगी में खड़ी कार धोते दिखाई दे रहे थे। इस घटना पर कोई कैसी भी सफाई दे, लेकिन स्पष्ट है कि कई विद्यालयों में ज़मीनी स्थिति यही है। देखिए, आए दिन कोई ना कोई वीडियो आ रही होती है कि बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, कोई बच्चा मालिश कर रहा है, कोई सब्जी काट रहा है। विद्यालयों में शिक्षा और खेल गतिविधियों को छोड़कर बच्चों से कोई भी अन्य कार्य ना कराने के स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन कुछ शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर बाल श्रम कानून का तो उल्लंघन करते ही हैं, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश की भी धज्जियां उड़ाते हैं। ये इस तरह की कोई अकेली घटना नहीं है। आए दिन किसी स्कूल के छोटे बच्चों से
अनुचित तरीके से साफ-सफाई या अन्य काम कराने की खबरें आती रहती हैं। क्या यही समुचित शिक्षा तंत्र के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है कि किसी बच्चे को कक्षा की साफ-सफाई के लिए झाड़ू थमा दिया जाता है या फिर परिसर में किसी निर्माण कार्य के लिए मिट्टी ढोने या ईंटें उठाने के लिए लगा दिया जाता है? देखिए, तो बात श्रम है। ऐसे शिक्षकों के ऊपर तो जुर्माना और इनको कोर्ट तक ले जाना चाहिए। शिक्षा का कार्य भविष्य संवारना होता है। शिक्षक का कार्य ये सुनिश्चित करना होता है कि पढ़ लिख के बच्चे आगे जाएँ, ना कि ऐसे कार्य करें जिनसे उनमें कोई रचनात्मक विकास ना हो। आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक खबरों की ओर। रोमानिया में भी चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और वेबसाइट को विज़िट करिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिटेल में करंट अफ़ेयर्स डिस्कस वहाँ पे हमने करी है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएगी। धन्यवाद।